सभी लोग कमर गर्दन सीधी करेंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, मेरे साथ साथ 3 बार ओम का उच्चारण, तत्पश्चात गायत्री महामंत्र। ओम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्। Rub both palm. Put your palm on your right, now on your left. चलिए, तो आज मैं ज़्यादा तेज तेज नहीं बोल पाऊंगी, आप लोग प्लीज थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, मेरी आवाज थकी थकी लग रही है आज। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग को अगर टाइम मिलेगा, लास्ट में जल्दी हो जाता है सेशन आज का, तो फिर आप आज एंडोक्राइन का ले लीजिएगा मैम, ठीक है? नहीं तो हम कल ले लेंगे। और हाँ ठीक है, कर लीजिए जैसा अच्छा लगे। लिस्ट भेज देना सोनिया। ठीक है, चलिए मैं स्क्रीन प्रेजेंट करती हूँ। आप लोगों को कल मैंने कौन सा सिस्टम कंप्लीट कराया है, अभी बताएं। रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, आज हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट सिस्टम अपना। इसके पहले आप सभी लोग मुझे मैसेज करिए, क्वेश्चन आंसर करेंगे हम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है और कितना उसका वॉल्यूम होता है? व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम? 500 होता क्या है टाइडल वॉल्यूम मतलब? मनोज पाल जी बताइए, टाइडल वॉल्यूम मतलब क्या होता है? मतलब टाइडल वॉल्यूम होता है मैम, जैसा हम सामान्य रूप से श्वास लेते हैं ना नॉर्मली, तो कितना हम लोग अंदर लेते हैं, तो 500 ml होता है। बस अंदर लेना? नहीं, निकालना भी, अंदर लेना निकालना सामान्य रूप से दोनों ही। हाँ ठीक है, तो ये होता है हमारा टाइडल वॉल्यूम। चलिए आप लोग मुझे बताइए, आरवी क्या होता है? वेरी गुड। आरवी क्या होता है बताइए? हाँ Recital volume. बताइए, मनीष जी बताइए। रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम, वेरी गुड, ठीक है। नीरज जी बताइए, रेसिडुअल वॉल्यूम की मात्रा कितनी होती है? नीरज मंडलोई जी। 1200 होती है, 1200 ml। वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छे। ये आप लोग को मैंने बताया था। आप सभी लोग मुझे बताइए, टोटल लंग कैपेसिटी, लंग वॉल्यूम कितना होता है मेल में? इन मेल टोटल लंग वॉल्यूम 6000, वेरी गुड। 600 नहीं, 6000, ठीक है। 600। फीमेल में 600 नहीं 600 होता भाई, 6000 होता नहीं, है। फीमेल नहीं, मेल का 6000 होता है, मेल में भी 6000 होता है, ठीक है, 600 नहीं होता, ठीक है। और फीमेल में बताइए। 4200। 42, ठीक है, ओके। अब आप लोग मुझे बताइएगा, वाइटल कैपेसिटी कितनी होती है? वाइटल कैपेसिटी, वेरी गुड, 4800 होती है, ठीक है। तो इतना हम लोगों ने पढ़ा था कल, अब हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। आपका आज का टॉपिक है नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये भी 3 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। और फिर आपका आज कौन सा डे है? कौन सा डे है? बुधवार। वेडनेसडे है आज। बड़ी जल्दी दिन निकल रहा है भाई। बुधवार। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है। संडे को आपका सिलेबस कंप्लीट करूंगी मैं, ठीक है, संडे को क्लास होगी। चलिए, अब मुझे बताइएगा, आपको स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है या नहीं हो रही है? जी मैम, हो रही है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र जिसे हिंदी में कहा जाता है, ठीक है। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल और फीमेल के लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताया गया है। उसमें जितने भी ऑर्गन आते हैं, दे आर कंसिडर एज अ सिस्टम, ठीक है। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इनके पार्ट आपको सीक्वेंस से पूछ सकते हैं, ठीक है, मेल और फीमेल के। अभी हम डायग्राम से बाद में पढ़ेंगे लास्ट में, पहले मैं आपको एक एक करके इंडिविजुअली फीमेल और मेल का कवर कराऊंगी।
तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। चलिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंड इज एसेसरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में आपकी सबसे पहले आती है ओवरी। दिस इज एन ओवरी जो आपकी एक पेयर में पाई जाती है, ठीक है। इन ओवरी के द्वारा एग प्रोड्यूस होता है जिसे हम ओवा भी कहते हैं, और इसी के द्वारा ही फीमेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स हार्मोन भी जो है वो निकलता है हमारी ओवरी से। कौन कौन से फीमेल सेक्स हार्मोन निकलते हैं? पहला है एस्ट्रोजन, दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन के बारे में मैंने आपको बताया था, जल्दी बताइए प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? प्रोजेस्टेरॉन नहीं बताया था मैंने आप लोगों को? menstruation cycle, if I'm not wrong. हाँ, क्या बताया? प्रोजेस्टेरॉन और ऑक्सीटोसिन, दो चीज बताया था ना मैंने शायद। ऑक्सीटोसिन नहीं, क्या था वो? प्रोलेक्टिन हार्मोन, सॉरी प्रोजेस्टेरॉन ही प्रोलेक्टिन था, ठीक है। तो मैम अब जैसे आप लोग दूध उत्पादन का काम करता है नहीं प्रोजेस्टेरॉन, क्या ऐसे क्या क्या ऐसे- आवाज ही नहीं आ रही है आप। हेलो, आवाज नहीं आ रही। आई विल कंटिन्यू, माइक म्यूट कर लीजिए, ठीक है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में हमारा आता है ओवरी, जिसमें से एग प्रोड्यूस होता है और ओवा प्रोड्यूस होता है। इसी से ही दो फीमेल सेक्स ऑर्गन सेक्स हार्मोन निकलते हैं जिनका नाम है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। दूसरा होता है एसेसरी सेक्स ऑर्गन। ये ऐसे सेक्स ऑर्गन है जिनका मेनली रिप्रोडक्शन में काम नहीं होता, बट उनका सहायता करते हैं। इसमें सबसे पहले आता है आपका एक्सटर्नल जेनाइटिलिया। अगर हम बाहर से अंदर की तरफ देखा जाए तो, ठीक है, मतलब कि आप अगर बाहर से अंदर की तरफ जाते हैं तो इस तरीके से यहाँ पर एक्सटर्नल जेनाइटिलिया होगा और अंदर जाके इंटरनल जेनाइटिलिया होएगा, ठीक है। एक्सटर्नल जेनाइटिलिया को हम बोलते हैं वल्वा, ठीक है। इसमें 3 चीजें आती हैं, दैट इज लेबिया मेजर, लेबिया माइनस और क्लिटोरिस। ये 3 चीजें आती हैं आपकी एक्सटर्नल जेनाइटिलिया में। इंटरनल जेनाइटिलिया को हम बाहर से नहीं देख सकते, ठीक है। इसके अंदर अंदरूनी सतह पे जितने भी ऑर्गन होते हैं उनको हम इंटरनल जेनाइटिलिया कहते हैं। इसमें हमारी आती है फैलोपियन ट्यूब। मैंने आपको ऊपर से ही पढ़ाया था कि ओवरी किस में आती है? फैलोपियन ट्यूब में आती है। ओवरी फैलोपियन ट्यूब में आती है। ये बात प्राइमरी एक सेक्स आता ऑर्गन है, पे आती है। एक आता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में आती है, ठीक है। इसके बाद जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। तो ये फैलोपियन ट्यूब अब हमारा एसेसरी सेक्स ऑर्गन में आएगा। तो ओवरी पहला पार्ट, दूसरा है फैलोपियन ट्यूब, तीसरा होता है यूट्रस, इसको हम यूट्रस बोलते हैं, ठीक है। ये है आपका यूट्रस जो आपको दिख रहा होगा, यहीं पर ही बच्चा जो है रहता है। ये है आपका यूट्रस। यूट्रस के बाद है कर्विक्स और कर्विक्स के बाद है वेजाइना। तो ये 4 आपके जो है एसेसरी सेक्स ऑर्गन है। सबसे पहले अगर हम इसको सीक्वेंस से पढ़े तो फर्स्ट होगा ओवरी, दैट इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। हम बाद में पढ़ेंगे उसके। तो होगा हमारा फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, कर्विक्स और वेजाइना। ये हमारा आता है एसेसरी सेक्स ऑर्गन में, वो भी इंटरनल जेनाइटिलिया में। अब इसके बाद ये पार्ट जो है इधर आता है हमारा एक्सटर्नल जेनाइटिलिया, जिसको हम वल्वा कहते हैं। कोई जो भी आएंगे ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। एक बार इसको हम बोलते हैं वल्वा। वल्वा में 3 चीजें होती है, लेबिया मेजर, लेबिया माइनर और क्लेटोरिस, ठीक है। इतना समझ में आया होगा आपको। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे कि हार्मोन क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे उनकी फंक्शनिंग है, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कितने हार्मोन का सिक्रीशन होता है और कहाँ से होता है? 2 मैम। 2। कौन से? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, Estrogen, ओवरी से Estrogen और होता है। progesterone, कहाँ से होता है सिक्रीशन? ओवरी से। ओवरी से। ठीक है। तो एस्ट्रोजन कहाँ पर होता है? ये ओवरी से निकलता है और कहीं कहीं इसका एड्रिनल ग्लैंड से भी होता है, ठीक है। अब देखिए एस्ट्रोजन क्या करता है। एस्ट्रोजन इज अ फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को बनाए रखने के लिए एस्ट्रोजन का काम होता है। जैसे कि जब भी प्यूबर्टी के बाद फीमेल की एज या लड़की की उम्र बढ़ती है तो ब्रेस्ट डेवलपमेंट के लिए, हिप का साइज इंक्रीज करने के लिए और उसकी विड्थ बढ़ाने के लिए, अब शोल्डर के साइज को बढ़ाने के लिए और हेयर के ग्रोथ के लिए जो है एस्ट्रोजन का काम होता है। ये सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स
कहलाती है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है ये एस्ट्रोजन के द्वारा कराई जाती हैं। दूसरा होता है हमारा प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन कब निकलता है? ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसका रिलीज होता है और ये गर्भावस्था को मेंटेन करने का काम करता है। मैंने आप लोग को FSH और LH पढ़ाया था, याद है? हेलो, FSH और ma'am. LH के बारे में याद है? FSH का फुल फॉर्म क्या था? Follicle stimulating hormone. वेरी गुड। LH का फुल फॉर्म क्या था? Luteinizing hormone. वेरी गुड। ठीक है, इन दोनों में मैंने आप लोग को एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरोन के बारे में बताया था कि LH FSH दोनों में पाया जाता है, लेकिन दोनों की मात्रा डिफर करती है मेल एंड फीमेल में। ठीक है, वैसे ही हम पढ़ने जा रहे हैं। एस्ट्रोजन याद रखिएगा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बनाने का काम करता है। सेकेंडरी मतलब कि जो मेनली इंपॉर्टेंट नहीं है रिप्रोडक्शन के लिए। तो क्या क्या चीज है? ब्रेस्ट डेवलपमेंट, हिप डेवलपमेंट, शोल्डर डेवलपमेंट एंड हेयर डेवलपमेंट। ठीक है, हेयर ग्रोथ, सॉरी। तो ये आपकी ये चीजें आती है एस्ट्रोजन में। प्रोजेस्टेरॉन, पी से याद रखना, प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी के टाइम पे काम आता है और ये गर्भावस्था को मेंटेन रखने का काम करता है। ठीक है, अब हमने ये हार्मोन के बारे में पढ़ लिया। अब हम ईच एंड एवरी पार्ट के बारे में पढ़ेंगे एक एक करके, जितना भी फीमेल सेक्स ऑर्गन और मेल सेक्स ऑर्गन में बताया गया है। एक्सटर्नल जेनाइटल के बारे में हम पहले बात करते हैं। अभी हम बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले एक्सटर्नल जेनाइटल की। ठीक है, एक्सटर्नल जेनाइटल को वल्वा बोला जाता है। इसका सबसे बाहरी हिस्सा होता है जिसको हम बोलते हैं लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा कैसा होता है? द टू लार्ज फोल्ड फॉर्मिंग द बाउंड्री ऑफ वल्वा फॉर्म्ड ऑफ स्किन फाइब्रस टिश्यू। ये स्किन फाइब्रस टिश्यू से बना होता है और फैट से बना हुआ होता है। यहीं पर हेयर डेवलपमेंट होता है। लेबिया मेजोरा क्या होता है? टू स्मॉल फोल्ड ऑफ स्किन। ये स्किन के टू स्मॉल फोल्ड होते हैं बिटवीन द लेबिया मेजोरा। ठीक है, लेफ्ट ओपनिंग बिटवीन लेबिया माइनरा इज अ वेस्टिबुलर वेजाइना। ठीक है, ये आगे चल के वेजाइना में खुलते हैं। यूरेथ्रा डक्ट ऑफ द वेस्टिबुलर ग्लैंड ओपन हियर। तो जो यूरेथ्रा की डक्ट होती है जिसको हम वेस्टिबुलर ग्लैंड बोलते हैं, वो यहीं पर खुलती है हमारी। ठीक है, तो यूरिनेशन का जो काम होता है। ठीक है, तीसरा है हमारा क्लेटोरिस। क्लेटोरिस क्या होता है? कंटेन सेंसरी नर्व एंडिंग्स। यहाँ पर सेंसरी नर्व्स की एंडिंग होती है और इरेक्टाइल टिश्यू पाया जाता है। ये बहुत सेंसिटिव पार्ट होता है क्लेटोरिस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वेस्टिबुलर ग्लैंड। वेस्टिबुलर ग्लैंड होती है बर्नेथेरिन्स ग्लैंड वन और द ईच अदर नियर वेजाइनल ओपनिंग। ये हमारे वेजाइनल ओपनिंग के नीचे पाई जाती है और दोनों तरफ होती है। इसका नाम है बर्थेलिन्स ग्लैंड। वेस्टिबुलर ग्लैंड को बर्थेलिन्स ग्लैंड कहते हैं। वेस्टिबुलर क्या करती है? वेस्टिबुलर ग्लैंड म्यूकस का सिक्रीशन करती है और वल्वा को मॉइस्चराइज बनाने का काम करती है वेस्टिबुलर बर्थोलिन ग्लैंड। ठीक है, समझ में आया वेस्टिबुलर ग्लैंड के बारे में क्या है ये? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम यस अच्छा थोड़ा सा ठीक है, फास्ट हो हाँ रहा ना है। कुछ बोल दीजिएगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका फीमेल इंटरनल जेनाइटिलिया। एक्सटर्नल पढ़ लिया। एक्सटर्नल में कौन कौन से पार्ट थे, जल्दी बताइए। लेबिया मेजोरा, लेबिया लेबिया मेजर, माइनरा, लेबिया क्लेटोरिस, क्लेटोरिस, वेस्टिबुलर। वेस्टिबुलर ग्लैंड। Clitoris and vestibular gland. ठीक है, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लिटो। मैम वॉइस आपकी नहीं आ वॉइस रही। नेटवर्क इशू हो जाएगा। वेट कर लेते हैं। लाइन बाय स्ट्रेटिफाइड मैम आपकी आवाज कट गई थी बीच में, आपकी आवाज मैम नहीं आ रही थी आपकी बीच में। वॉइस पूरी ब्रेक क्या हो क्या गई। पढ़ा दिया समझ में नहीं आया कुछ। आवाज नहीं आ रही? अब आ रही है, बीच हेलो, में चली गई थी। तो बोलना चाहिए था ना पहले। मैं बोल तो रही आपको थी, सुनाई पर भी आपको नहीं सुनाई नहीं दे रहा। अच्छा ठीक है, मैसेज कर दिया करिए। मेरा मोबाइल नंबर है ना, किसी के पास जिसके पास भी मोबाइल मैसेज कर दिया। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। हम पहले मैं ये बता दूं जो मैंने बताया था दोबारा। आवाज है क्लियर
मैं वीडियो ऑफ कर दूं? जी मैम। यस मैम। अभी ठीक है? यस। जी हाँ हम पढ़ने जा रहे हैं वेजाइना, दैट इज अ फीमेल इंटरनल जेनाइटेरिया। ठीक है, इसमें ये जो वेजाइना होता है ये बाहर से अंदर की ओर कर्विक्स और यूट्रस तक रहता है, मतलब कि इसके आगे का पार्ट जो है वो कर्विक्स और यूट्रस कहलाता है। ये एक मस्कुलर ट्यूबुलर ऑर्गन है। ठीक है, मस्कुलर ट्यूबुलर ऑर्गन होता है जो कि फाइबर से मिलकर बना होता है। इसमें जो एपिथेलियल पाया जाता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटेड एक्वाइमस एपिथेलियल। ठीक है, और इसी को ही हम बर्थ कैनाल कहते हैं, क्योंकि यहीं से निकल कर ही यूट्रस में चूंकि बच्चा 9 महीने तक रहता है और इसी के द्वारा ही जब प्रेगनेंसी के टाइम पे इसी जगह से निकलता है वेजाइना से, तो इसको हम बर्थ कैनाल कहते हैं। क्योंकि बच्चा 9 मंथ तक भ्रूण में रहने के बाद इसी कैनाल से बाहर निकलता है, इसलिए इसको बर्थ कैनाल कहा जाता है। अब देखिए, आप सोचिए, आप लोग प्रेगनेंसी के टाइम पे बच्चा तो इतना बड़ा है और जगह इतनी छोटी है, तो इसके लिए इसीलिए यहाँ पर स्ट्रेटिफाइड एक्वाइमस एपिथेलियल बनाया गया है, जो कि जब बच्चा डिलीवरी के टाइम पे बाहर निकलता है तो वेजाइना का आकार बढ़ जाए और बच्चा आसानी से बाहर आ जाए, इसीलिए ये स्ट्रेटिफाइड एक्वाइमस एपिथेलियल से बना हुआ होता है। अब देखिए, फीमेल में 3 कैनाल मेनली पाए जाते हैं। वेजाइना मैंने आपको बताया जहां से बच्चा निकलता है मेनली। ठीक है, दूसरा होता है वेजाइना के आगे हमारा यूरिनरी ब्लैडर। वेजाइना वाला स्पेस है, यहीं से ही पीरियड्स या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल आगे लीड करता है। ठीक है, वेजाइना के आगे एक एंडिंग होती है, उसको हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर, और वेजाइना के पीछे होता है आपका रेक्टम और एनस। तो वेजाइना बीच में होती है, वेजाइना के आगे पीछे यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम एंड एनस होता है। ठीक है, अब देखिए, वेजाइना जो होती है 45 डिग्री मूव करती है अपवर्ड और बैकवर्ड। ठीक है, अपनी इंटीरियर वॉल और पोस्टीरियर वॉल से। तो इसकी जो इंटीरियर वॉल होती है, आगे की जो दीवार होती है वेजाइना की, वो 7.5 सेंटीमीटर होती है। इसीलिए जब बेबी होता है तो इसको क्या होता है, जगह मिलती है कि ये पूरी तरीके से खींच सके। तो 7 + 9 मान लीजिए 9 दूनी 18, अब 15 सेंटीमीटर तक ये फैल जाती है और ज्यादा ही आप बोल सकते। ठीक है, तो वेजाइना की इंटीरियर वॉल 7.5 सेंटीमीटर और पोस्टीरियर वॉल 9 सेंटीमीटर की होती है। इतना आपको समझ में आया वेजाइना का। अब हम फंक्शन पढ़ते हैं कि ये क्या क्या करता है। वेजाइना आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, ये है आपका, ये है वेजाइना। ठीक है, और ये है यूट्रस, इसको हम बोलते हैं यूट्रस, यहीं पर ही बेबी 9 मंथ तक रहता है। और ये कर्विक्स, ठीक है, ये नेक के आकार का कर्विक्स है। यहाँ से होते हुए वेजाइना से होते हुए फिर आपका बेबी बाहर की ओर निकलता है। अब इसका काम क्या होता है, बच्चे को बाहर निकालने में। बर्थ कैनाल के टाइम पे ये वेजाइना क्या होता है, इसकी लेंथ बढ़ जाती है और बेबी बाहर आ जाता है। दूसरा होता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, रिसीविंग द पेनिस, इसका काम, दूसरा काम होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय रिसीविंग द पेनिस। तो 2 चीज होती है यहाँ पर, बर्थ कैनाल के रूप में और सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे ये वेजाइना काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम कर्विक्स में। तो मैंने आप लोगों को नीचे से ऊपर की ओर पढ़ाया है। तो मैंने आपको सबसे पहले एक्सटर्नल जेनाइटेरिया पढ़ा दिया, अब इंटरनल जेनाइटेरिया पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें से वेजाइना हो चुका है। हम पढ़ने जा रहे हैं कर्विक्स। ठीक है, कर्विक्स को बोला जाता है नेक ऑफ यूट्रस। ये गले के आकार का दिख रहा है आपको, एकदम सकरा सा, तो नेक ऑफ यूट्रस कहा जाता है। एंड द लोअर नैरो पोर्शन सिलेंडर और कोनिकल इन शेप। ये दो, नीचे का इसका जो पोर्शन होता है वो सिलेंड्रिकल शेप का होता है या कोनिकल शेप का होता है। ठीक है, इसके 2 पोर्शन होते हैं। पहला होता है अपर सुप्रावेजाइनल पोर्शन, पहला वाला पोर्शन होता है अपर सुप्रावेजाइनल पोर्शन। दूसरा होता है लोअर सुप्रावेजाइनल पोर्शन। अपर सुप्रावेजाइनल पोर्शन क्या करता है, कम्युनिकेट विद द बॉडी ऑफ यूट्रस थ्रू इंटरनल ओएस। ठीक है, ये हमारे यूट्रस से जुड़ा हुआ होता है और इंटरनल जितने भी वर्क होते हैं उनका काम करने का होता है अपर सुप्रावेजाइनल पोर्शन का। लोअर सुप्रावेजाइनल पोर्शन क्या करता है, ज्यादा खचपच हो गया क्या डायग्राम में, 1 सेकंड रुक जाओ, आवाज तो आ रही है ना? जी मैम। हेलो, यस आ रही है आ रही है। हाँ, नहीं तो भाई आप एकदम ही शांत हो जाते, मुझे लगा आवाज ही नहीं आ रही। ठीक है, 1 सेकंड, तो ये होता आप है आपका, कंटिन्यू थे ना। हाँ, ये है आपका अपर सुप्रावेजाइनल पोर्शन,
ये है आपका लोअर वेजाइनल पोर्शन। अपर सुप्रावेजाइनल पोर्शन जितना भी यूट्रस से रिलेटेड काम होता है उसको कंडक्ट कराने का काम करता है। लोअर वेजाइनल पोर्शन वेजाइना के थ्रू एक्सटर्नल जितने काम होता है उसको कराता है ये, ठीक है, ओवरीज से। अब हम आते हैं नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं ओवरीज के बारे में। मैं आपको यूट्रस के बारे में बताऊंगी कि यूट्रस क्या है, यूट्रस लाइनिंग क्या है। अब हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज कौन सा है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है? ओवरी। ओवरीज, ठीक है। ओवरीज में बताया गया सबसे पहले आपका Mom, I'm unable to admit. हु Mom, I'm unable to admit. मम कुछ स्क्रीन पे आ ही नहीं रहा है मम, यहाँ पर ब्लैंक आ रहा है पूरा। Saying कि share the meeting link with the others that you want in meeting. Now okay. नाउ इट इज ओके। Yes, mom. ओके, ठीक है। चलिए, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट प्राइमरी सेक्स ऑर्गन दैट इज ओवरीज, ठीक है। ओवरीज में सबसे पहले होते हैं 2 ओवरीज पाई जाती है फीमेल में, एक लेफ्ट ओवरी एक राइट ओवरीज, ठीक है। 2 ओवरीज पाई जाती है, इन्हीं से ही एग जो है निकलता है बाहर। ये ओवरीज क्या करती हैं? ये ओवरीज फीमेल में ओवा जिसे एग कहते हैं और दूसरा चीज फीमेल हार्मोन को उत्पन्न करने का काम करती है। यह ओवरी जो होती है ये बादाम के आकार की और भूरे रंग की ग्रंथियां होती है। दीज आर द ग्लैंड। इसमें बादाम के आकार की, ये बादाम के आकार की दिख रही है और यहाँ पर तो ब्लू कलर आपको दिखाया है बट ये भूरे कलर की होती है यहाँ पर ग्लैंड्स, ठीक है। ओवरी जो होता है ये डेवलप करता है 2 चीज को, फॉलिकल, ब्लड वेसल एंड स्ट्रोमा। 2 चीजें होती हैं, ये आपको इम्पोर्टेंट नहीं है कि किसको किसको डेवलप करता है, बस आप इसका काम और स्ट्रक्चर जानिए कि क्या क्या है, ठीक है। मेनली तो काम है कि क्या काम है, और आपको ज्यादा से ज्यादा होगा तो नेट के एग्जामिनेशन में सीक्वेंस पूछ लेगा, आउटर टू इनर या इनर टू आउटर या फिर एक्सटर्नल जेनाइटिलिया कौन कौन से हैं, इंटरनल जेनाइटिलिया कौन कौन से हैं और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन से हैं। इस तरीके से आपसे पूछ सकता है। अब देखिए हम पढ़ने जा रहे हैं, ये चूंकि ग्लैंड है तो इसके 2 पार्ट्स होते हैं। पहला आउटर कॉर्टेक्स, दूसरा होता है डक्टिंग मेडुला। अंदर की ओर मेडुला होता है, बाहर की तरफ कॉर्टेक्स होता है। अब देखिए हमारी जो ओवरी होती है वहां पर छोटे छोटे, ये ओवरीज है, यहाँ पर छोटे छोटे फॉलिकल्स पाए जाते हैं, पुलक पाए जाते हैं जिनको हिंदी में पुलक बोला जाता है, ठीक है। तो इन ओवरीज के अंतर्गत छोटे छोटे फॉलिकल्स पाए जाते हैं, इन्हीं फॉलिकल से ही ओवा या फिर एग जिसको कहते हैं उसकी उत्पत्ति होती है। आपको ये डायग्राम दिख रहा है ओवरी का, ब्लू वाला जो मैंने बताया आपको? जी मैम। यहीं पर जो है आपके क्या होते हैं, फॉलिकुलर होते हैं। फॉलिकुलर को पुलक बोला जाता है। इन फॉलिकुलर से ही, इसीलिए हमारे हार्मोन का नाम है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आपकी पिट्यूटरी क्या करती है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करती है और वो हार्मोन यहाँ पर जाता है आपके, कहाँ पर, सेक्स ऑर्गन में। अब यहाँ पर जाके बोलता है कि फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है और उसके बाद आपका एग रिलीज होता है। तो यहाँ पर छोटे छोटे फॉलिकल्स पाए जाते हैं जो कि एग या ओवा की उत्पत्ति और विकास करते हैं, ठीक है। इनको फॉलिकुलर्स को इनिशियल स्टेज पर प्राइमरी ओसाइट कहा जाता है, जब ओवरी डेवलप नहीं होती है पूरे तरीके से और फॉलिकुलर के अंदर ही रहती है, मतलब कि जब आपका ओवा या अंडा जो है वो डेवलप नहीं होता, अंदर ही रहता है और छोटे छोटे पार्ट्स में रहता है, तब हम इसको बोलते हैं प्राइमरी ओसाइट, ठीक है, या फिर प्राथमिकता डिंब कोशिका कहा जाता है। ओवरी के लिए जो वर्ड यूज होता है हिंदी में दैट इज डिंब, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि आगे क्या क्या होता है ओवरी। ओवरी बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है, इसमें बहुत सारी चीजें बट बहुत सिंपल भी है, अगर आप इसको समझोगे तो ये बहुत सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि क्या होता है, कैसे डेवलप होता है, क्या क्या चीजें इससे निकलती है, इसका काम क्या है। तो अगर हम बात करें तो 16 से 12 वर्ष की उम्र से यह डेवलप करने लगती है हमारी ओवरी, ठीक है। इसीलिए 14 से लेकर, मतलब कि जब बच्चे 14 साल की होती है लड़कियां या 12 साल की होती है तो उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि उनकी ओवरी डेवलप हो चुकी होती है उस स्टेज तक, ठीक है। तो 16 से 12 की उम्र में ये डेवलप करने लगती है। हमारे पूरे जीवन में, मतलब कि स्त्री के पूरे लाइफ में अप्रोक्स 500 फॉलिकल डेवलप होते हैं। सोचिए पूरे जिंदगी में 500 फॉलिकल डेवलप होते हैं और फॉलिकल में एक द्रव्य पाया जाता है जिसको हम फॉलिकली कहते हैं,
ये क्या करता है, मेंस्ट्रुएशन के खत्म होने के नेक्स्ट डे ही फॉलिकुलर का डेवलपमेंट शुरू होता है। अब मैं आपको ये पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल बताऊंगी तो आपको क्लियर होगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल पहली बात जान लीजिए, फीमेल्स हैं, फीमेल्स को पता है, मेल्स होते हैं, नॉलेज होती है, किसी किसी को नहीं पता होता, तो मैं बता दे रही हूँ। नहीं पूरा पता। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो 28 डे, मतलब हर महीने एक लेडीज मेंस्ट्रुअल साइकिल से गुजरती है, ठीक है। इसमें 5 डेज मेनली होते हैं, किसी किसी में 7 डेज या 9 डेज भी होते हैं। तो सबसे पहले शुरू के 5 दिन ब्लड का निकलना इज अ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। इसके बाद आपका 6 से लेके आगे दिन बचते हैं 28 दिन तक। एक महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन। 30 दिन। 30 उसमें से भी 30 को कंसीडर नहीं किया जाता है, मेनली 28 कंसीडर किया जाता है इसमें, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले शुरू के 5 दिन आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के जस्ट बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसे ही कंप्लीट होता है, और ये ब्लड निकलता कैसे है, रप्चर हो जाती है सेल, सेल के रप्चर होने से ये ब्लड निकलता है। ये पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी। अभी चूंकि ये एक लाइन आई है इसलिए मुझे आपको ये बताना पड़ रहा है, ठीक है। तो सेल के रप्चर होने से ये मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है। अब देखिए, जैसे ही रप्चर होगी तो दोबारा फिर से बनेगी, दोबारा फिर से बनना इसका 6 डे से स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद। तो यहाँ पर लाइन लिखी गई है, मेंस्ट्रुअल के खत्म होने के नेक्स्ट डे से ही फॉलिकल्स का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, ठीक है। फिर से सेल बनने लग जाती है, और पूर्ण विकसित फॉलिकल को, जैसे ही फॉलिकल पूरा डेवलप होता है, इसको वेसिकुलर ओवेरियन फॉलिकल या ग्राफियन फॉलिकुलर कहा जाता है। जब ये डेवलप हो जाता है हमारा फॉलिकल, तब इसको हम क्या बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। और इस फॉलिकुलर में लिकर फॉलिकल्स, मतलब कि जो द्रव्य है उसकी मात्रा बढ़ जाती है। और जैसे जैसे देखिए, फॉलिकल मतलब एक तरीके का सेल समझिए, ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ, एक बार आप लोग डायग्राम देखिएगा। ये है 1 to 5 डे, जब फीमेल मेंस्ट्रुएट करती है, इस टाइम पे आपकी ये जो सेल है वो रप्चर होती है, और इस तरीके से ब्लीडिंग होती है, ठीक है। अब ये रप्चर हो गई, रप्चर होने के बाद दोबारा ये स्टार्ट होती है बनना, ठीक है। तो ये सेल एक दिन 6th डे हो गया, 7th डे हो गया, 8th डे हो गया, ऐसे करते करते 14th डे पे इसमें बहुत ज्यादा लिक्विड, जिस लिक्विड को हम बोलते हैं फॉलिकुलर, ऐसे कर करके फॉलिकल्स यहाँ पे भरते जाते हैं, ठीक है। 14th डे पे क्या होता है, यहाँ पर पाई जाती है हमारी क्या, ओवा या एग पाया जाता है। आप लोग इस डायग्राम में देखो, ये डायग्राम दिख रहा है क्या? जी मैम। इस डायग्राम में देखिए, हमारा ये सबसे पहले क्या हुआ, 5th डे तक मेंस्ट्रुएशन चला, 5th डे के बाद फिर से आपका फॉलिकुलर डेवलप स्टार्ट होता है। जैसे ही स्टार्ट होता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी ओसाइट या प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल के बाद ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, इसको हम बोलते हैं फॉलिकुलर सेल और सेकेंडरी ओसाइट। फिर इसके बाद यहाँ पर फॉलिकुलर फ्लूइड जमना शुरू होता है। ये आपका फ्लूइड है, और ये आपकी फॉलिकुलर सेल है जहां से एग रिलीज होगा। तो 2 चीज होते हैं पूरे फॉलिकुलर में, एक तो फ्लूइड होता है और दूसरी सेल होती है। जब ये मेच्योर होने लग जाती है तब हम इसको बोलते हैं मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल। क्या बोलते हैं, मेच्योर ग्राफियन फॉलिकल, या फिर ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं जब ये मेच्योर होता है, मतलब कि डेवलप हो जाता है। अब क्या होता है, ये लिक्विड कंटिन्यूअसली बढ़ता चला जाता है, बढ़ता जाता है। एक टाइम ऐसा आता है 14th डे पे, जब ये लिक्विड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और ये लिक्विड बाहर निकाल देता है किसको, अपने एग को। किसको निकाल रहा है बाहर, एग। एग को। एग जब बाहर निकालता है तो ये सेल क्या होती है, सिकुड़ना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि लिक्विड भी आधा बाहर चला गया। अब जब ये सिकुड़ती है तो इसको हम बोलते हैं अर्ली कार्पस ल्यूटियम। अर्ली कार्पस ल्यूटियम के बाद आपका फिर से दोबारा क्या बोलना चाहिए, रप्चर सेल, जो बाहर निकल चुका है ओवम, उसके बाद फिर से ये अपने आप को क्या करती है, तैयार करती है नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन के लिए। इसको हम बोलते हैं अर्ली कार्पस कैलोसम। फिर ये पूरी तरीके से फॉर्म हो जाता है। अब जाके ये नेक्स्ट दूसरा फॉलिकल बनाता है, और फिर आगे चल के 28वें दिन तक जब ये बनता है तो फिर से दोबारा मेंस्ट्रुएशन आता है, फिर से ये डेवलप करता है फॉलिकल्स को। तो इस तरीके से 28 दिन का पूरा एक साइकिल चलता है। अभी मैंने ये आपको नॉर्मली समझा दिया, अभी मैं आपको एक बार और बताऊंगी जब लास्ट में मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी कि फेज में कैसे कैसे ये होता है, कौन किसको कमांड करता है, ठीक है। चलिए, क्या होता है,
14th डे पे ये जो हमारी ग्रेफियन फॉलिकल है वो फट जाती है और इसके फटने से एग बाहर आ जाता है। इसे ही हम ओव्यूलेशन कहते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि ओव्यूलेशन कौन से डे पे होता है, तो ये 14th डे पे आकर होता है। 14 डेज पे होती है। इसी डे पे ही प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, ओके। अब हम आते हैं नेक्स्ट। इसे बताया गया यहाँ फिर से एग जो होता है वो फैलोपियन ट्यूब में जाता है। मैंने आपको बताया जैसे ही गया फिर से ये फैलोपियन ट्यूब में जाता है और फॉलिकल एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित करता है। अब इसके बाद ये एस्ट्रोजन हार्मोन स्टार्ट करता है। यदि 14वें दिन में एग फर्टिलाइज नहीं होता तो ये नष्ट हो जाता है। मतलब कि देखिए 14th डे पे मैंने आपको बताया एग बाहर निकलता है। इस टाइम पे अगर इंटरकोर्स होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो प्रेगनेंसी के चांसेस रहते हैं। तब फिर आपको पीरियड्स नहीं होता नेक्स्ट मंथ। और अगर ऐसा नहीं होता, मतलब कि सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होता, तो फिर से ये डेवलप होने लग जाता है नेक्स्ट आपका फॉलिकल, और फिर से आपको क्या होता है, पीरियड्स फिर से होने स्टार्ट होते हैं या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल फिर से होना स्टार्ट होता है। तो 14th डे पे बहुत ज्यादा चांस रहते हैं प्रेगनेंसी के। हमने इतना पढ़ लिया ओवरी के बारे में, ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ फैलोपियन ट्यूब के बारे में, जो ओवरी की जस्ट बात पाई जाती है। ये है आपकी पूरी फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, ये आपको दिख रही है। देखिए अब ये है आपकी ओवरी, ये एग बनते हैं यहाँ पर, और यही एग बाहर निकलते हैं फैलोपियन ट्यूब से होते हुए। और अगर जब आप इंटरकोर्स करते हैं तो यहीं से ही स्पर्म के पार्टिकल आते हैं। और इस तरीके से ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा राउंड में, ये आपका स्पर्म और एग ये मिलते हैं और उसके बाद फर्टिलाइज होकर बेबी होता है, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है जब फर्टिलाइजेशन या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है। अगर ये नहीं होता तो एग आते हैं और फिर आके अंदर बाहर जाके फिर यहाँ पर नष्ट हो जाते हैं। तो यहीं पर नष्ट होते हैं, दोबारा फिर से आप यहाँ पर जम जाते हैं और दोबारा फिर से आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं फैलोपियन ट्यूब क्या है। फैलोपियन ट्यूब होती है 2 ट्यूब्स लीडिंग फ्रॉम द ओवरीज। अब 2 ओवरी है तो 2 फैलोपियन ट्यूब भी होंगी। तो ये फैलोपियन ट्यूब दोनों ओवरी से निकलकर यूट्रस तक पाई जाती हैं और ये 10 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। अब एंड ऑफ द ट्यूब कंटेन फिगर लाइक प्रोजेक्शन। जैसे ही फिम्बरी खत्म होती है, सॉरी, जैसे ही फैलोपियन ट्यूब कंप्लीट होती है तो ये एक फिंगर के तरीके का शेप बनाती है। ये आपको दिख रहा होगा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर लास्ट में, दिख रहा है क्या? जी मैम। जी मैम। हाँ, ये आपको दिख रहा है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर येलो कलर से। इसको हम बोलते हैं फिम्बरी या फिर ओवेरियन फिम्बरी कहा जाता है। ये लॉन्गेस्ट इन क्लोज ओवरी, ये ओवरी के पास रहती है और इसी के थ्रू ही एग जो है फैलोपियन ट्यूब में जाता है, ठीक है। अब फैलोपियन ट्यूब क्या करता है, ओवरीज से लेकर यूट्रस तक में होता है ये हमारा फैलोपियन ट्यूब। अब इसमें एक लाइनिंग पाई जाती है, सिलिएटेड लाइन और पैराइटल मोशन से आगे एग बढ़ता है। एग के आगे बढ़ने के लिए एक मोशन पाया जाता है जो हमने डाइजेशन में पढ़ा था, दैट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। वही मूवमेंट यहाँ पर पाया जाता है। एक सिलिएटेड लाइन होती है, उनके द्वारा ये आगे जाता है, ठीक है। अब जब एग आगे जाता है तो सेक्स के दौरान स्पर्म वेजाइना के रास्ते फैलोपियन ट्यूब में आता है और इसी टाइम पे एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था, ठीक है। तो ये फर्टिलाइजेशन इस तरीके से होता है, आपको समझ में आया किस तरीके से स्पर्म और एग का। अब हम आते हैं नेक्स्ट आपका यूट्रस। फैलोपियन ट्यूब समझ में आई होगी आई थिंक, हेलो। जी मैम। जी मैम। हम आते हैं नेक्स्ट यूट्रस में। यूट्रस को वॉर्म भी बोला जाता है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। यूट्रस क्या करता है, एम्ब्रियो ग्रो करता है। एम्ब्रियो मतलब कि बच्चे को या गर्भावस्था में उसको ग्रो करने का काम करता है। या ये कैसा होता है, ये हॉलो, खाली, मस्कुलर और पियर शेप्ड होता है। ये आगे की तरफ फ्लैट होता है, इंटेरो पोस्टेरी आगे, मतलब कि आगे की तरफ फ्लैटेड होता है और पीछे से भी फ्लैट होता है, ठीक है। अब ये कहाँ पर पाया जाता है, तो ये पेल्विक कैविटी में पाया जाता है, यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में। तो आप लोग याद रखना, यूरिनरी ब्लैडर मैंने आपको पढ़ाया था और एक यूरेथ्रा पढ़ाया था। यूरेथ्रा कहाँ पर पाया जाता है, वेजाइना के आगे, और यूरिनरी ब्लैडर कहाँ पर पाया जाता है,
ब्लैडर कहाँ होता है, आप लोग एक्सक्रीटरी का वो बताओ मेरे को सीक्वेंस। यूरिनरी ब्लैडर के बाद यूरेथ्रा होता है कि यूरेथ्रा के बाद यूरिनरी ब्लैडर होता है? यूरेथ्रा बाद में पहले होता है, यूरेथ्रा ब्लैडर के पहले होती बाद। है। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर। अब इसके आगे यूरिनरी ब्लैडर और पीछे रेक्टम पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए इंटरवेंशन और इंटरफ्लेक्शन, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा आगे की ओर झुका होता है। यहाँ पर क्या होता है, दो चीज होती है, इंटे एवर्जन, एवर्जन या फिर एक्सकर्शन बोल सकते हैं इसको, और फ्लेक्शन, आगे झुकने और पीछे जाने का काम इसके द्वारा होता है। इसीलिए बच्चा जो है पेट में मूव करता है। ठीक है, इसका वेट होता है 30 to 40 ग्राम, लेंथ 7.5 सेंटीमीटर, विड्थ 5 सेंटीमीटर, वॉल थिकनेस 2.5 सेंटीमीटर होती है। अब इस पूरी, ये है आपका यूट्रस, ये दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर बेबी होता है, ये यूट्रस है। यूट्रस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। ठीक है, यूट्रस के 3 पार्ट कौन कौन से हैं, फंडस, बॉडी और कर्विस। अब बताइए मुझे, फंडस और बॉडी कहाँ पर थे, किसके और पार्ट है? Stomach. स्टमक के पास है। कौन कौन सा पार्ट है स्टमक का? Cardiac, fundus, body, pyloric. वेरी गुड। ठीक है, तो ये 4 पार्ट है आपके स्टमक। अब हम यहाँ पर यूट्रस के 3 पार्ट्स पढ़ रहे हैं। फर्स्ट इज फंडस। ठीक है, फंडस यूट्रस के ऊपर वाले हिस्से को बोला जाता है। ये है आपका फंडस। एक सेकेंड, कलर चेंज। ये आपका ऊपरी हिस्सा है, फंडस कहलाता है ये। ठीक है, इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट बॉडी। बॉडी मतलब होता है कैविटी ऑफ यूट्रस, जहां पर बेबी ग्रो करता है उसको हम बोलते हैं बॉडी। तो ये पार्ट से लेके ये पार्ट आपका कहलाएगा बॉडी। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट है आपका फंडस, दूसरा वाला पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये होता है आपका पूरा बॉडी। ठीक है, बॉडी के बाद होता है, यहीं पर ही आपका बेबी डेवलप होता है, और यहीं पर इस्थमस, मतलब यूट्रस के नैरो पार्ट को इस्थमस कहा जाता है। बॉडी क्या होती है, इस्थमस और फंडस के बीच का भाग कहलाता है। यहाँ पर इस्थमस होता है आपका थोड़ा सा नीचे, और यहाँ पर आपका फंडस होता है। इन दोनों के बीच में बॉडी पाई जाती है। इस्थमस के नीचे के हिस्से के भाग को, इस पार्ट को, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं सर्विक्स। ठीक है, अब देखिए इसमें 3 वॉल पाई जाती हैं हमारे यूट्रस में, जो कि 2.5 सेंटीमीटर मोटी होती है। अब देखिए वॉल के लिए आपको मैंने बताया था, सबसे बाहर वाली को क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम, पेरी या एपी बोलते हैं। ठीक है, कार्डियम किसके लिए था, हार्ट के लिए। हार्ट के लिए, हार्ट के लिए। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन की, तो यहाँ पर ये होगा आपका पेरीमेट्रियम या फिर पेरिटोनियम, मेट्रियम बोलेंगे यहाँ पर। ठीक है, बीच वाले हिस्से को बोलते हैं हम, जो कि मसल का बना होता है, इसको बोलते हैं मायोमेट्रियम, क्योंकि ये मसल से बना और मिडिल लेयर है। यहाँ पर आपकी नर्व वेसल होती है, तो आप लोग को डायग्राम में दिख रहा होगा, सबसे बाहर वाला हिस्सा ये है आपका पेरीमेट्रियम, बीच का मस्कुलर एरिया है आपका मायोमेट्रियम, और सबसे अंदरूनी हिस्सा है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम को बेसल लेयर कहा जाता है, क्योंकि यही इसका बेस या आधार बनाने का काम करती है, और इसी को ही फंक्शनल लेयर भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए मैंने आपको ये चीज पहले ही बताया था, 14th डे पे अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होता तो दोबारा फिर से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है। तो अगर किसी को प्रेगनेंसी नहीं होती तो फिर से क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ फीमेल सेक्सुअल साइकिल, जो मैंने आपको ऊपर ऑलरेडी एक बार बता दिया है, यहाँ पर फिर से मैं आपको बताने जा रही हूँ। ठीक है, ये देखिए ये पूरा डायग्राम आपको दिख रहा है क्या? यस जी। मैम। हाँ, देखिए सबसे पहले ये आपका 14th डे, आप याद करो 28 का आधा कितना होता है, 14। 14। तो 14th डे पे ओवल्यूशन होगा, इसको तो आप याद ही कर लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद शुरू की स्टेज जिनको हम ग्रोइंग फॉलिकल कहते हैं, और बाद की स्टेज आती है जिसको कॉर्पस ल्यूटियम और कॉर्पस एल्बिकन्स बोला जाता है। इसमें कौन कौन सी स्टेज कैसे कैसे होती है ये हम पढ़ने जा रहे हैं। तो अलग अलग लोगों के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से इसको डिवाइड किया गया है। किसी किसी ने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, पहला फॉलिकुलर फेज, दूसरा ल्यूटियल फेज। फॉलिकुलर मतलब डेवलपमेंट होना, ल्यूटिकल मतलब फिर से उसका दोबारा निकलना, फॉलिकल्स का बनना फिर से। ठीक है, अब देखिए
इनको अगर हम वैसे देखें तो इनको 4 पार्ट में भी डिवाइड किया जाता है। तो आपको फेजेस कहीं एक पार्ट में, कहीं 2 पार्ट में, कहीं 4 पार्ट में दिखेंगे। 4 पार्ट में अगर मैं डिवाइड करूं तो पहला होता है आपका मेंस्ट्रुअल फेज। एक फर्स्ट डे से लेके 5th डे को बोलते हैं हम मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है। फर्स्ट से 5th डे आपका होता है। दूसरा होता है आपका फॉलिकुलर स्टेज। फॉलिकुलर स्टेज होती है आपकी 6th डे से लेके 14th डे या फिर 13th डे आप बोल सकते हो। फिर होती है आपकी नेक्स्ट ओव्यूलेशन फेज, जिसको हम बोलते हैं 14th डे। फिर 14th डे के बाद आपका होता है 15th डे से स्टार्ट आपका ल्यूटियल फेज। तो ये 4 फेज आपको देखने को मिलते हैं। ये 15 to 28 डेज चलता है। समझ में आया इतना? जी। हेलो, ठीक है। देखिए अब मैं आपको यही चीज जो मैंने आपको बताया, आपको मैं एक बार डायग्राम से क्लियर करती हूँ, फिर आप लोगों को समझ में आएगा। फिर मैं आपको एक बार थ्योरी पढ़ के बता दूंगी कि कैसे कैसे ये पूरी प्रोसेस होती है। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं पहला। सबसे पहले होता है आपका पहला स्टेज जो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ 0 डे से स्टार्ट होके, ठीक है। इसमें सबसे पहले आप ये वाला डायग्राम देखिए। डायग्राम देख रहे हैं? जी मैम। हाँ, सब अभी मैंने आपको बताया कि 28 दिन का साइकिल चलता है। लास्ट पे था आपका कार्पस एल्बिकेंस, ठीक है। इसी को लास्ट बोलते हैं, यहीं से पहला भी स्टार्ट हो जाता है। अगर हम देखें तो कार्पस एल्बियंस में क्या होता है, यहाँ पर आपकी धीरे धीरे फॉलिकल बनना शुरू होता है, प्राइमरी स्टेज। आगे चलकर ये स्टेज होती है इस तरीके से, यूट्रस आपका कॉन्ट्रैक्ट रहता है, ठीक है। और इसी टाइम पे आपका ब्लड निकल रहा होता है। इसको हम बोलते हैं कार्पस एल्बियंस। मतलब कि ये स्टेज ऐसी है जहां पर आप मेंस्ट्रुएट कर रहे हो। ये आपको दिख रहा है ब्लड की लेयर, ये मेंस्ट्रुअल स्टेज हो गई, ठीक है। यहाँ पर मेंस्ट्रुएशन हो रहा है। अब ये हो गया मेंस्ट्रुएशन, तो दोबारा अब आपका फॉलिकुलर डेवलप होना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर ये ग्रो कर रहा है, ठीक है। ग्रो कर रहा है तो एंडोमेट्रियम एकदम आपकी नॉर्मल है अभी, क्योंकि आपका सेल कहाँ पर है, ओवरी में है। धीरे धीरे आपका यहीं पर ही, क्योंकि ओवरी से ही एग निकलता है, सारी स्टेज यहीं पे हो जाएंगी और इसके बाद यहाँ पर एग निकलेगा। अब ये एग निकल के कहाँ जाएगा आपका, धीरे धीरे फैलोपियन ट्यूब से होते हुए नेक्स्ट आ जाएगा आपके यूट्रस में। यहाँ पर जब ये यूट्रस में आता है तो इसको हम बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम, क्योंकि एग निकल चुका है। ये पूरी स्टेज आपकी कहलाती है नॉर्मली, ठीक है। अगर ये नहीं समझ में आ रही तो ऊपर वाली स्टेज देख लो। अब वो भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं नीचे एक और आपको थ्योरी के साथ पढ़ा देती हूँ, ठीक है। हेलो, यस मैम। जी मैम। ये हवा की तरह लगा है। आवाज नहीं आ रही है? किनको नहीं आ रही भाई आवाज? नहीं, आपको अगर आवाज आ नहीं रही है। फिर आज वाला थोड़ा समझ में कम आया। वो समझ में कम ही आएगा ऑब्वियसली। इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा नहीं है तो कहाँ से समझ में आएगा? तो जब आप पढ़ेंगे खुद से तभी समझ में आएगा ना। अब आप ये चाहें कि क्लास में पढ़ा हुआ दिमाग में डायरेक्ट घुस जाए तो ऐसे तो हो नहीं सकता। तो आपको खुद भी तो पढ़ना पड़ेगा ना पहले भाई। तो आप यहाँ पढ़िए, फिर एक बार कल पढ़ के आइएगा, फिर मैं क्वेश्चन आंसर करूंगी, फिर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। अब ऑफलाइन क्लास में कॉपी पेन लेके समझाऊंगी बैठ के, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। इस डायग्राम को आप लोग देखिएगा, और ज्यादा ही समझना है तो अच्छे से एमबीबीएस की बुक निकालिए और यूट्यूब देखिए, आराम समझ में आ जाएगा। देखिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसी फेज को पूरे 28 दिन तक, 1 से लेके 28 दिन तक। आप पूरा इस डायग्राम को देखिए। पहले मैं अरे भाई, ये डायग्राम दिख रहा है? जी मैम। यस मैम। ठीक है, चलिए इस डायग्राम में सबसे पहले आप देखिए फर्स्ट डे। फर्स्ट डे से लेकर 5th डे या फिर कभी कभी फीमेल्स में 7th डे तक भी ये चलता है। इसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन फेज। कौन सा फेज बोलते हैं? Menstruation. मेंस्ट्रुएशन फेज, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, यूट्रस लाइनिंग जो होती है, यूट्रस में एक लाइनिंग पाई जाती है, वो टूटती है। इस वजह से मैंने आपको पहले बताया था एग भी टूटता है और यूट्रस लाइनिंग डाउन होती है, इस वजह से मेंस्ट्रुएशन होता है, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन हो गया। मेंस्ट्रुएशन के बाद फिर से आपका आता है 6th डे से ही, क्योंकि जनरली 5 डे का सब में माना जाता है। कुछ कुछ केसेस होते हैं जिनको 7 डेज तक मेंस्ट्रुएशन होता है,
तो इसीलिए 6th डे से ही हम काउंट करेंगे। 6th डे, 7, 8, 9, 10 इस डेज पे आपके फॉलिकल, इस डेज में आपके फॉलिकल डेवलप होना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, मैं आपको 2 फेज में भी डिवाइड करके बताऊंगी और 4 फेज में भी डिवाइड करके बताऊंगी। ठीक है, अभी मैं 4 फेज वाला बता रही हूँ, फिर 2 फेज वाला बताऊंगी। ठीक है, तो पहली फेज मैंने बताई कौन सी? menstruation, मेंस्ट्रुएशन, दूसरी फेज मैंने कौन सी बताई आपको? फॉलिकल डेवलपमेंट, फॉलिकुलर Folliculation. डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें फिर से आपकी फॉलिकुलर लाइनिंग क्या होती है? थिक होने स्टार्ट होती है, मोटी होने स्टार्ट होती है, और इसी टाइम पे आपका फॉलिकल डेवलप होना स्टार्ट होता है। इसके बाद 11th डे से ही आपका ओवल्यूशन के लिए एग तैयार होने लग जाता है। तो 11 से लेके 18 तक इस बीच को हम बोलते हैं प्रेगनेंसी पीरियड। मतलब कि अगर मान लीजिए कोई फीमेल की डेट, अगर आप 1 जनवरी से लीजिए, 1 जनवरी से 5 जनवरी तक कोई भी फीमेल मेंस्ट्रुएट करती है, तो 10 जनवरी से, मतलब 11 जनवरी से लेके 18 जनवरी तक अगर वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है, तो इस टाइम पे प्रेगनेंसी के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एग निकलता है। इस फेज को हम बोलते हैं कौन सा? ओवल्यूशन फेज। और ये कौन से नंबर की फेज है? थर्ड third, नंबर, थर्ड नंबर। 11 to 18 डे में इसको हम बोलते हैं ओवल्यूशन फेज। इसके बाद फिर से, चूंकि अब एग बाहर निकल गया, अगर यहाँ पर फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो दोबारा 9 मंथ तक, जब तक अगर बेबी कंसीव कर ली है वो, तो 9 मंथ तक आपको नहीं होएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल। लेकिन अगर यहाँ पर सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होता तो फिर से एग बाहर निकलता है और फिर से आपका ये डेवलप होना स्टार्ट होता है, और ये डेवलप होता है 19 से लेके 28 दिन तक। इस फेज को हम बोलते हैं ल्यूटियल फेज, और ये चौथी फेज है। इस फेज में फिर से आपका बनता है एग, और दोबारा फिर से ये टूटता है। जब टूटता है दोबारा तो फिर से मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट होती है। इस तरीके से कंटिन्यूअसली ये साइकिल चलता जाता है हर मंथ, एवरी मंथ 25 डे से लेके 40 डे के बीच में फीमेल जो होती है उसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल होने के चांस रहते हैं। ये मैंने आपको 4 फेज में बताया। 2 फेज में देखोगे तो एक डे फर्स्ट से लेकर डे 14 तक, है ना, आपका फॉलिकुलर फेज माना जाएगा, और डे 15 से लेकर डे 28 तक ल्यूटियल फेज माना जाएगा, और 14वें डे को, 14वें दिन को ओवल्यूशन फेज बोला जाएगा। ये जब मैं आपके 2 फेज में डिवाइड करती हूँ तब। ठीक है, और अगर 4 फेज में डिवाइड करूँ तो ये चारों चलेंगे। ये आप चारों फेज वाला पढ़ो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बेटर है आपके लिए। कौन कौन सी? मेंस्ट्रुअल, दूसरी कौन सी हुई? फॉलिकल follicular, डेवलपमेंट, फॉलिकुलर, तीसरी ovulation, ओवुलेशन, ओव्यूलेशन, luteal, फोर्थ चौथी ल्यूटियल, फिर से ल्यूटियल। ल्यूटियल। ठीक है, 1 सेकंड रुकिएगा, अरे लैपटॉप ही पकड़ा जाता। चलिए, अब हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट। इसी को थ्योरी में पढ़ूंगी, मैं आपको पढ़ा दे रही हूँ। ठीक है, थोड़ा देर की क्लास है आज, तो आप लोग को वैसे भी नहीं करना है क्विज, तो बस मैं ये मेंस्ट्रुअल साइकिल देखती हूँ कितना लंबा है, ये पढ़ा के फिर आपको कर्सर चले तब ना, लैपटॉप भी मेरी तरह हैंग होने लग गया। ठीक है, मैं भी पढ़ाती हूँ, आगे बढ़ेगा तो देखा जाएगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसको थ्योरी में। ये क्या है? मासिक चक्र के दौरान जब ओवरी से, अब देखो इकट्ठा ही खिसक जाएगा ओवल्यूशन। हाँ, इसके बाद में कल पढ़ाऊंगी, यही एक पेज बस पढ़ाती हूँ। देखिए, अब मैं पढ़ रही हूँ आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल को हिंदी में बोलते हैं मासिक चक्र। मासिक चक्र के दौरान जब ओवरी से एग निकलता है तब ओवल्यूशन होता है। ठीक है, यह एक एग जब स्पर्म से फर्टिलाइज हो जाता है और नहीं भी होता, 2 चीज कंडीशन होती है, एग फर्टिलाइज होगा या नहीं होगा। यदि एग फर्टिलाइज होता है तो क्या होगा? गर्भ धारण करेगी। ठीक है, और यदि फर्टिलाइज नहीं होता तो एग टूट जाएगा और नेक्स्ट मासिक धर्म की शुरुआत होगी। ठीक है, अब देखिए कैसा पता चलेगा कि ओवल्यूशन पीरियड आने वाला है या नहीं आने वाला। ठीक है, इसमें बताया गया है एक महिला केवल अपने मेंस्ट्रुएशन साइकिल यानी मासिक चक्र में फर्टाइल दिनों के दिनों में गर्भवती हो सकती है। इनमें बोला गया है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ओवल्यूशन पीरियड आने वाला है। तो ओवल्यूशन पीरियड के दौरान हमको काउंटिंग मतलब कि एवरी मंथ चूंकि ये होना है तो काउंटिंग तो याद ही रहती है।
कि 1 से 5th डे तक हो गया, चाहे आप कोई सी भी डे पे हो, चाहे 21 तारीख को हो, चाहे 25 तारीख को आपको पीरियड्स हो, आपको ये याद रहता है। अब इसी टाइम पे ही आपके फर्टाइल होने के चांस रहते हैं और आपके प्रेगनेंसी के भी चांस रहते हैं। यदि आप ओवल्यूशन के दिन या उससे 2 दिन पहले इंटरकोर्स करते हैं तो गर्भवती होने की संभावना बढ़ जाती है। ओवल्यूशन आमतौर पर आपके मासिक चक्र के 11 से 21 दिन तक होता है। यदि आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं है तो आपका ओवल्यूशन पीरियड भी अलग हो सकता है। जिनका रेगुलर है, क्योंकि हर मंथ होना है तो रेगुलर है, नहीं होता रेगुलर तो ये डेट भी चेंज हो सकती है। इतना समझ में आया? कल हम पढ़ेंगे ओवल्यूशन क्या होता है, कब होता है और कैसे होता है, और फिर कल मेल सेक्स ऑर्गन के बारे में हम पढ़ाई करेंगे। ठीक है? जी मैम। ओके मैम। ठीक है, क्योंकि मैं थक चुकी बहुत, मेरा गला सूख रहा है, तो आई थिंक मुझे कल पढ़ाना चाहिए अब। ठीक है, इतना समझ में आया ना? भड़बड़ाहट तो नहीं लगी आप लोगों को? मुझे लगता है भड़बड़ाहट लगी होगी। नहीं मैम, समझ में आया पूरा पूरा। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। तो समझिए आप लोग अच्छे से पढ़िए। पढ़ेंगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ज्यादा चाहिए तो आप यूट्यूब की मदद ले सकते हैं, एनिमेटेड वीडियो देख सकते हैं, उससे सब पता चल जाता है क्या कैसे क्या क्या प्रोसेस होती है। ठीक है, चलिए सभी लोग कमर गर्दन सीधी करेंगे, दोनों आंखें सहजता से बंद, मेरे साथ 3 बार ओम का उच्चारण, तत्पश्चात गायत्री नाम। माइक म्यूट कर लीजिए अपना प्लीज, वो भी ऑन किए हैं। ठीक है, एक सेकंड रुकिए, मैं ही म्यूट कर देती हूँ क्योंकि लोग सुनते नहीं। चलिए, ओम का उच्चारण, महामृत्युंजय मंत्र, शांति पाठ। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। Rub your both palm. Put your palm on your eyes. Now open your eyes. आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा JRF के लिए तत्पर रहें, ऐसी कामना है। थैंक यू सो मच। लेफ्ट कर सकते हैं आप सभी, कल पढ़ के आइएगा। ठीक है, Thank you, ma'am. थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू।